हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो लेक्चर है हमारा, ये बेसिकली रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले लेक्चर 1 की कुछ PYQs में कवर करूंगा। जो टॉपिक्स हमने लेक्चर 1 में लिए थे उनसे रिलेटेड कुछ PYQs में लेकर आ रहा हूं यहाँ पर, उस वो कवर करूंगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे TIR, उसके एप्लीकेशंस एंड ऑप्टिकल फाइबर, एंड देन रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ये टॉपिक्स हमारे इस लेक्चर में होंगे। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, आइए जरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या है आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है बेटा 1 मार्क का, जो कि रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। आप देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं जरा ध्यान से। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of refraction in 3 media A and B and C are 15 डिग्री, 25 डिग्री एंड 35 डिग्री। ये आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है, R की वैल्यू दे रखी है। क्या क्या? 15 डिग्री, 25 डिग्री एंड 35 डिग्री। बेटा ये आपको R दे रखा है। क्लियर? और जब ये आपको R दे रखा है तो इसने पूछा इन विच मीडिया वुड द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी मिनिमम। मिनिमम किस में होगी? जिसमें लाइट ज्यादा बेंड करेगी। और ज्यादा बेंड किस में करेगी? जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। भाई ज्यादा बेंड कर जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम कहाँ है? ए मीडिया में है। इट मींस लाइट की जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो मिनिमम कहाँ होगी? ए मीडिया में होगी। समझ आ रहा? कितना इजी क्वेश्चन। आप देखो ऑल इंडिया 2012 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। देन उसने बोला व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेवलेंथ चेंजेस बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। एक्सप्लेन। क्यों फ्रीक्वेंसी सेम होती है मैंने बता रखा है आपको लेक्चर में। ठीक है, आप वहां से जाकर देखो। और रीजन क्या है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी सोर्स की प्रॉपर्टी है, सोर्स ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी है। दैट इज वाई वो चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है। क्लियर? एंड वेवलेंथ बेसिकली अकॉर्डिंग टू मीडियम बदल जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी स्पीड बदल जाती है। राइट? अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट जो है हमारा, वो 2 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो टॉपिक हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे। हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट यूज्ड। मतलब इसने कहा है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। तो बेटा आपको पता है ये वेवलेंथ पर किस तरह से डिपेंड करता है। ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली डिपेंड करता है। जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। क्लियर? इसके बाद इसने क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस एंड एयर इन दिस। If the ray of light passes from glass to air, calculate the value of critical angle. Calculate the value of critical angle. Critical angle मैं अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, critical angle अभी मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे critical angle निकालते हैं। अदरवाइज ये बहुत इजी है। बेसिकली साइन I अपॉन साइन R आपने लगाना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ए डेंसर से रेयरर में जाएगी तभी क्रिटिकल बनेगा, अभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हम ये लिख सकते हैं एयर अपॉन ग्लास। ठीक है, और एग्जैक्ट सॉल्यूशन अभी हम पढ़ेंगे TIR, इसके बाद उसमें आपको पता चलेगा क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था? डू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस, यू नो, वेवलेंथ चेंजेस। ठीक है, इसका आंसर होगा क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें बेसिकली, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या है देखो। अच्छा चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट, और ये टॉपिक है हमारा TIR। तो TIR को समझने से पहले क्रिटिकल एंगल आपको समझना पड़ेगा। बिना क्रिटिकल एंगल के आप TIR को नहीं समझ सकते। क्लियर? तो आइए जरा क्रिटिकल एंगल को समझते हैं। तो देखिए हमारे पास अगर ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब ट्रांसपेरेंट सरफेस है, लाइट कैन गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और यहाँ पर ये हमारा एक नॉर्मल है। मान लो कि लाइट हमारी यहाँ से यहाँ जा रही है, इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, लाइट हमारी यहाँ से यहाँ जा रही है, और ये वाला जो मीडियम है ये है डेंसर, और जो इधर जा रही है लाइट, ये वाला मीडियम हमारा कैसा है? rarer medium है। So when this light will go from denser to rarer medium, what will happen? It will move, it will bend towards the normal or away the normal. So you can say
इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ये थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, ठीक है, इधर की तरफ जाएगी। अब क्वेश्चन यहां पर क्या है कि सर आप ये वाले एंगल को तो बोलोगे इंसिडेंस एंगल और ये वाले एंगल को बोलोगे क्या? एंगल आर। अब अगर मैं इस इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करता चला जाऊं, मैं इंसिडेंस एंगल की वैल्यू को इंक्रीज करता चला जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहां पर बेसिकली धीरे 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 आर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों इंक्रीज होती जाएगी? क्योंकि आपको पता है स्नेल जी ने बताया था साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और अगर ये ऑलवेज कांस्टेंट है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, तो अगर आप आई बढ़ाओगे तो आपका आर भी बढ़ेगा, आर भी इंक्रीज होगा। और इसीलिए हम अगर यहां आई इंक्रीज करेंगे तो साथ के साथ आर भी इंक्रीज होता जाएगा। इट मींस एक सिचुएशन आपको ऐसी मिल जाएगी, एक एंगल आई एक ऐसा मिल जाएगा जिस एंगल पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ? जरा ध्यान से देखो। एक सिचुएशन आपको ऐसी मिलेगी कि लाइट रे हमारी इस सरफेस पर ही ग्रेज कर रही होगी, और जब ये सरफेस पर ग्रेज करेगी तो ये एंगल हमारा आर कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो एंगल आर 90 डिग्री है, तो इस पर्टिकुलर एंगल पर जो आई की वैल्यू होगी ना, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये कंडीशन ये है कि बनेगा डेंसर मीडियम में ही। एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर से रेयरर होना, मतलब लाइट हमारी डेंसर से रेयरर ही जानी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तो फिर वो 90 डिग्री बनने का कोई चांस ही नहीं है। 90 डिग्री कब बनेगा? जब लाइट हमारी नॉर्मल से दूर जा रही हो, तो सरफेस पर ग्रेज करे तभी हमारा एंगल 90 बनेगा। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द angle of refraction, angle of refraction is 90 degree is called critical angle, critical angle। ठीक है, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यहां पर समझ आ गया? तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया, ठीक है। इसको हम बेसिकली आई सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बार सिंपल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो इधर मैंने कहा कि रेयरर है या डेंसर है, तो अगर मैं बोलूं कि भाई रेयरर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है और डेंसर का कुछ है, तो अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या हो जाना चाहिए? देखो जरा ध्यान से, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू व्हाट? लाइट हमारी किस में जा रही है? डेंसर में। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, और आर हमारा 90 डिग्री है, तो हम ये लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन 90 इज इक्वल्स टू डी म्यू आर। डी स्टैंड्स फॉर डेंसर, आर स्टैंड्स फॉर रेयरर। साइन 91 हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल्स टू डी म्यू आर, या फिर हम ये बोलें कि साइन आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू आर म्यू डी। बेसिकली आर म्यू डी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। आर म्यू डी क्या है? ये क्या है? बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब अभी जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहां पर स्पीड दे रखी। अच्छा, यहां स्पीड की अगर अब यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम कौन सा हो गया? डेंसर वाला। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन आई इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है,
ठीक। तो यहाँ से इजीली आई बेसिकली यहाँ पर क्या है, आई हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, आई सी लिख दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब क्रिटिकल एंगल होगा उस टाइम हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो ये आई सी हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ और वहाँ से एग्जैक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टी आई आर से रिलेटेड। तो इससे रिलेट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है, लाइट हमारी डेंसर टू रेयर मीडियम जानी चाहिए, एंड देन तभी वो लाइट रे हमारी नॉर्मल से अभी जाएगी और तभी रिफ्रैक्टिव एंगल कितना होगा, 90 बनेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब एग्जैक्टली टी आई आर का मीनिंग क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। तो बेटा यहाँ पर अगर आपके पास ये जो मीडियम था और ये हमारा नॉर्मल है बेसिकली, तो जब लाइट रे आपने क्या देखी, जब लाइट रे बेसिकली इंसिडेंट, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, दीज लाइन्स शुड बी स्ट्रेट, दीज रेज शुड बी स्ट्रेट। सो व्हेन द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, व्हाट इज हैपनिंग, व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, व्हाट हैपेंस, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब क्रिटिकल एंगल पर लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है तो उस क्रिटिकल एंगल पर क्या होता है, लाइट हमारी ग्रेज करती है कहाँ, अलोंग द सरफेस, इधर ग्रेज करती है ऐसे। क्लियर। बट अगर हम और थोड़ा सा ज्यादा कर दें एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इफ वी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस more than the critical angle, if that becomes more than the critical angle, then what will happen, then what we see here, हम देखते हैं कि लाइट रे हमारी सेम मीडियम में बैक आ जाती है, उसी मीडियम में वापस हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इवन दैट सरफेस इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट सरफेस होने के बावजूद भी लाइट हमारी सेम मीडियम में बैक आ जाती है, एंड दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉन एज total internal reflection. So what is total internal reflection? When the angle of incidence is more than the critical angle, the light reflected back in the same medium, reflected back in the same medium. This phenomena is known as TIR. Is it clear? So this phenomenon is called TIR. ओके। कंडीशंस क्या है इसकी, कंडीशंस हमारी ये है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, दैट इज अ नेसेसरी कंडीशन। अगर लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगी तो TIR का कोई चांस नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ critical angle. So these are the necessary condition for TIR. अब इस TIR के कॉन्सेप्ट जो है, हमारा TIR का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसके बहुत सारे डेली लाइफ में एप्लीकेशंस है, बहुत सारे यूजेज हैं, कहाँ कहाँ हम इसको देखते हैं वो हमें यहाँ पर समझना है। क्लियर। तो TIR आपको समझ आ गया कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर देते हैं तो लाइट हमारी सेम मीडियम में बैक आ जाती है, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं इस फिनोमेना को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशंस आपको समझ आ गई, क्या कंडीशंस हैं इसकी, दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशंस आ जाती हैं एग्जाम में, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आएगा कि कहाँ कहाँ पूछी जाती हैं कंडीशंस। तो नंबर 1, इट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, एंड नंबर 2, इट मस्ट गो फ्रॉम नंबर 1 इज डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए, नंबर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल और क्रिटिकल एंगल। ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली है एप्लीकेशन ऑफ TIR। एप्लीकेशन ऑफ TIR क्या है,
तो यहाँ पर सबसे पहला एप्लीकेशन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो डायमंड जो हमारा साइन करता है बहुत ज़्यादा चमक होती है उसके अंदर। ये ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है डायमंड के साइनिंग की, उसकी ब्रिलियंस की वजह क्या है। तो बेटा डायमंड की जो शेप बनाई जाती है ना, उसको जो हम इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से कट करते हैं, राइट। तो ये जो हमारी सरफेसेस है ना, बेसिकली ये जो सरफेसेस हैं उनको इस तरह से कट किया जाता है कि लाइट जो इसके अंदर जाती है वो लाइट फिर सरफेसेस के थ्रू टोटली रिफ्लेक्ट होती रहती है, बाहर नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि हम उसको इस तरह से शेप, उसकी जो सरफेसेस उनको इस तरह से कट किया जाता है। बिकॉज जो डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, इट इज़ समवेयर अराउंड 2.47। उसकी वजह से डायमंड के लिए जो एंगल ऑफ, जो बेसिकली क्रिटिकल एंगल है, इसकी वैल्यू 24 डिग्री के आसपास होती है। तो हम क्या कर देते हैं, हम इसको इस तरह से कट करते हैं कि जब हमारी लाइट इसके अंदर जाती है और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो उस सरफेसिस पर जो एंगल इंसिडेंस होता है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस वो मोर देन 24 डिग्री होता है ऑलवेज। और जब वो मोर देन 24 डिग्री हो जाएगा ऑलवेज, तो क्या होगा, लाइट हमारी बार बार रिफ्लेक्ट होती रहेगी। एक सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर टकराई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, यहाँ टकराई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस पर इंसिडेंट कर गई, यहाँ टकराई इधर से आ गई, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो लाइट ट्रैप हो जाती है बेसिकली उसके अंदर, और जब ट्रैप हो जाएगी, जब लाइट उसके अंदर, बहुत सारी लाइट एनर्जी उसके अंदर होगी, तो अपने आप ही वो साइन करेगा। क्लियर? एंड दैट इज द राज ऑफ साइनिंग ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो बेटा ये राज है ना डायमंड के अंदर, क्यों वो ज़्यादा चमकता है, क्योंकि उसको ट्रैप करना पड़ता है लाइट को, लाइट ट्रैप हो जाती है इसके अंदर, इसलिए उसको शेप इस तरह से डिजाइन करनी पड़ती है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको लाइफ में चमकना है ना, डायमंड की तरह चमकना है, तो अपने आप को इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा आपको कि जो आपके अंदर चीज़ें आ रही हैं उनको आप कंजर्व करो, उनसे कुछ सीखो, है ना, तभी कुछ हो सकता है आगे लाइफ में। तो डायमंड की तरह चमकना है, अपने आप की शेप इस तरह से बनाओ कि डायमंड की तरह आप भी साइन करो। तो डायमंड की शेप इस तरह से कट करी जाती है कि लाइट हमारी बाहर ना आए, और लाइट जब ट्रैप हो जाएगी तो बहुत सारी लाइट एनर्जी उसके पास होगी, और इसलिए वो साइन करता है। क्लियर? लाइट बाहर क्यों नहीं आती है? क्योंकि जब इंसिडेंट्स करती है वो सरफेसेस पर, डायमंड के सरफेसेस पर अंदर एंटर करने के बाद, जब सरफेसेस पर बाहर निकलने के लिए इंसिडेंस करती है, तो उसका एंगल हमेशा 24 डिग्री से ज़्यादा होता है। और 24 डिग्री से हमेशा जब ज़्यादा होगा तो लाइट हमारी टोटली रिफ्लेक्ट होगी, TIR का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा एक एप्लीकेशन था ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन है हमारा मिराज। मिराज बेटा आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी। तो मिराज है क्या है? बेसिकली एक इल्यूजन होता है, और किस तरह का इल्यूजन है? सो बेसिकली मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर्स यूजुअली इन डेजर्ट्स ऑन हॉट समर डेज। The object such as tree appears to be inverted as if there is on the bank of the pond of the water. राइट? तो बेसिकली होता क्या है, डेजर्ट में ये प्रोसेस हम देखते हैं, ये मिराज का कॉन्सेप्ट डेजर्ट में हम देखते हैं, वो भी गर्मियों के दिनों में। क्या हमें दिखाई देता है वहाँ पर? हम ये देखते हैं कि अगर कोई ट्रीज वगैरह है, पेड़ वगैरह हैं, तो वो हमें उल्टे नज़र आते हैं वहाँ पर, जबकि जो कि बेसिकली कहाँ होता है, वो जो पॉन्ड के, जब आप साइड में अगर कोई ट्री है तो उसमें जब आप देखते हो तो उसकी इमेज पॉन्ड में कैसी होती है, उल्टी नज़र आती है। बट ये डेजर्ट में क्या होता है, ये बेसिकली एक इल्यूजन है, वहाँ पॉन्ड वगैरह कुछ नहीं होता, वहाँ पानी नहीं होता, पूल वगैरह कुछ नहीं होता है, फिर भी आपको डेजर्ट के अंदर क्या होता है, ये ट्रीज वगैरह उल्टे नज़र आते हैं, इन्वर्टेड नज़र आते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ मिराज, बिकॉज ऑफ दैट TIR कॉन्सेप्ट। अब क्या इसके पीछे टेक्निकल रीजन है वो आपने समझना है यहाँ पर। तो देखिए जरा, मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी इमेज लगा रखी है यहाँ पर, जो कि आपको अच्छे से समझा पाएगी इमेज। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इस इमेज में, तो ये तो हमारे पास बेसिकली एक ट्री है, ठीक है, जो कि खड़ा हुआ है एक प्लेस पर, एकदम स्ट्रेट है। अब होता क्या है कि जब हम डेजर्ट की बात करते हैं तो गर्मियों के दिनों में जो हमारा सैंड होता है, जो हमारी अर्थ सरफेस के नियर जो एटमॉस्फेयर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली डिपेंड होता है। अगर आप
टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे या किसी भी जगह का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, क्लियर। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो मीडियम हमारा कैसा हो जाएगा, रेयरर की तरह बिहेव करेगा। और जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो मीडियम हमारा कंपैरेटिवली डेंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो नियर द अर्थ सरफेस है ना, ये नियर अर्थ सरफेस वाली एयर है, ये हॉट एयर जो यहाँ लिखा हुआ है, ये हॉट एयर क्यों है, क्योंकि ये नियर अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है डेजर्ट्स में, तो दैट इज़ वाई ये एयर बहुत हॉट होती है। और ये एयर जब गर्म होती है ज़्यादा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसकी वैल्यू काफ़ी लो हो जाती है। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो हो जाएगा तो व्हाट हैपन्स, जैसे अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये ऊपर वाली एयर, तो ये तो कूल एयर है हमारी, बेसिकली ये कोल्ड एयर है। तो जैसे जैसे लाइट रे हमारी नीचे की तरफ आ रही है, ये जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रही है लाइट रे, तो ये इस नॉर्मल से अवे हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर वाला मीडियम कैसा है, डेंसर है, क्योंकि उधर कोल्ड एयर है। जैसे जैसे नीचे आएगी लाइट रे, मीडियम उसको कैसा मिलेगा, रेयरर मिलेगा। तो धीरे धीरे ये क्या होगी, आप देखो इस नॉर्मल से अवे होती चली जाएगी, नॉर्मल से अवे होती चली जाएगी, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि ये इस तरह से टर्न हो जाएगी। और इतना हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा कि आफ्टर रीचिंग एट द बॉटम दैट लाइट रे बेसिकली रिफ्लेक्ट फील्स लाइक, वहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब लाइट हमारी कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक बिकॉज ऑफ दिस हॉट एयर, बिकॉज ऑफ दिस लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि वो डेंसर से आ रही होगी। जब ट्री के ऊपर से लाइट, वहाँ से जब लाइट रे आ रही है तो वो डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, और वो एंगल हमारा इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, और एक टाइम पर वो लाइट रे हमारी बैक चली जाती है। तो इस पर्सन की जब आइज़ में वो लाइट रे पहुँचती है तो उसको ये लगता है कि सर ये जो लाइट रे आ रही है ना, ये कहीं इधर से आ रही है, नीचे से, और इस ट्री की इमेज यहाँ इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती है फिर ये लाइट। तो यही हमारा बेसिकली मिराज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समझ आ गया आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि TIR हो जाता है। क्यों हो जाता है TIR वहाँ पर, क्योंकि एयर हमारी नियर द अर्थ सरफेस बहुत हॉट होती है, और थोड़ा सा ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे तो एयर का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। तो ऊपर वाली एयर ठंडी है, टेम्परेचर कम है, वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो मीडियम हमारा डेंसर की तरह काम कर रहा होगा, और नीचे जब हम आएंगे, जैसे जैसे लाइट रे हमारी नीचे की तरफ आएगी तो हमारा जो मीडियम ये हॉट हो जाएगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और ये मीडियम हमारा रेयरर की तरह काम करेगा। तो जब लाइट रे हमारी डेंसर टू रेयरर आएगी तो नॉर्मल से अबे होगी इस तरह से, एंड देन एक पॉइंट के बाद वो लाइट रे हमारी कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो हमारा क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, क्लियर। एंड दैट इज़ वाई वहाँ पर ये इमेज इन्वर्टेड दिखाई देती है इस ट्री की। ऐसा लगता है कि कहीं वो पानी में इमेज बन रही है, पूल पॉन्ड वगैरह हो वहाँ पर, बट ऐसा होता नहीं है कुछ। सो दैट इज जस्ट एन इल्यूजन, क्लियर, ओके। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिराज। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, ये भी हम देखते हैं गर्मियों में, ये मिराज से ही रिलेटेड बेसिकली। डेजर्ट में या फिर गर्मियों के दिनों में हम हर जगह बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो ऐसा लगता है कि रोड पर ये पानी पानी है ना, बट वहाँ पानी होता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। TIR का कॉन्सेप्ट वहाँ भी एप्लीकेबल हो जाता है, लाइट रे हमें इन्वर्ट होके हमारे आँखों तक पहुँचती है। सो दैट इज़ वाई वहाँ पर ऐसा लगता है कि वो ये जो पानी यहाँ पर रोड पर पानी पड़ा हुआ है, बट ऐसा होता नहीं है। सिमिलरली इधर देखो डेजर्ट में, यहाँ क्या है, यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है पानी है, यहाँ ये पानी भरा हुआ है, बट ये पानी नहीं होता। ये जो हमारे स्काई है इसकी इमेजेस बन जाती हैं यहाँ पर, है ना। जब लाइट रे वहाँ से नीचे की तरफ आ रही होती है तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ TIR ये यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये वाटर है, ये सर्विसेज, ये हमारे वाटरी सर्विसेज आपको नज़र आते हैं, क्लियर। ये भी हमारा TIR का ही कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एक इल्यूजन है, मिराज का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट एक्चुअल में जब वहाँ जाके देखते हो तो वहाँ कुछ भी ऐसा होता नहीं है, राइट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तीसरा एप्लीकेशन है हमारा TIR का, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब बेटा ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है ये समझना है। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हमारे वो प्रिज्म होते हैं जो लाइट रे को या तो 90 डिग्री से इन्वर्ट कर देंगे या फिर 180 डिग्री से इन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर।
या तो 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन उसमें ले आएंगे वो, या फिर 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन ले आएंगे। तो ऐसे प्रिज्म्स को हम क्या बोलते हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान से समझ लेना इसको। कैसे होता है ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ मैंने इमेजेस बना रखी हैं ऑलरेडी। तो अब ये हमारे पास राइट एंगल प्रिज्म, अच्छा ये राइट एंगल प्रिज्म ही होता है, ये ध्यान रखना, ये राइट एंगल प्रिज्म ही होता है। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बेसिकली राइट एंगल प्रिज्म होता है। राइट एंगल मतलब एक जो एंगल इसमें होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल प्रिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये राइट एंगल प्रिज्म है हमारा। जब हमने उसको इस तरह से रखा और यहाँ से ये लाइट रेज भेजी, तो ये लाइट रेज इस पर टकराएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि ग्लास और एयर के लिए अगर हम बात करते हैं तो ग्लास और एयर के लिए बेसिकली जो हमारा एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो है वो 42 डिग्री है। ग्लास और उसके लिए जो हमारे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो कितनी है, 42 डिग्री। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जब लाइट रे हमारी इधर से आ रही है ऐसे, जब इसके ऊपर टकराएगी तो यहाँ से इसको बाहर जाना है। अब यहाँ से जब ये बाहर जाने की कोशिश करेगी तो व्हाट हैपेंस, ये बेसिकली हमारी लाइट रे कितने एंगल पर इंसिडेंस कर रही है, यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये सरफेस का नॉर्मल है, तो यहाँ हमारी 45 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट कर रही है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये लाइट हमारी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो लाइट हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। उसकी वजह से जिस एंगल पर वो इंसिडेंट कर रही थी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये 45 था तो ये भी 45 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगी, ऐसे जाएगी फिर ये। एंड यहाँ पर जब ये इंसिडेंट करेगी तो ये सीधी बाहर निकल जाएगी क्योंकि वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। सिमिलरली इस रे के साथ होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लाइट रे हमारी 45 डिग्री पर इंसिडेंट कर रही है क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे 45 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो यहाँ भी लाइट हमारी टोटली रिफ्लेक्ट होगी और ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 45 डिग्री। और हम फाइनली क्या देखेंगे, जो लाइट रे, जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसा प्लेस था, ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली अब कैसा हो गया, ये ऑब्जेक्ट हमारा बेसिकली ऐसा हो गया, ठीक है। पहली P वाली यहाँ पर आ गई और P प्राइम वाली लाइट रे यहाँ आ गई, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट हो गया, 90 डिग्री से टर्न हो गया, 90 डिग्री का डेविएशन आ गया इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो 180 डिग्री का भी डेविएशन है। कैसे, लाइट रे हमने बेसिकली यहाँ से भेजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक P रे जा रही है, एक Q से जा रही है, तो Q से जाने वाली अब क्या होगा, यहाँ 45 डिग्री, ये हमारा सरफेस, ये हमारा नॉर्मल होगा। इंसिडेंस एंगल हमारा क्या है, 45 डिग्री है, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है एयर ग्लास के लिए। लाइट हमारी टोटली रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी यहाँ भी हमारा ये जो नॉर्मल है वो इधर है, ये वाला, यहाँ भी हमारी लाइट रे क्या है, बेसिकली इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री है, तो वापस आ जाएगी। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो जगह होगा, एक इस वाले सरफेस पर, एक इस वाले सरफेस पर, और यहाँ आके वो बेसिकली यहाँ पहुँचेगी। तो Q वाली लाइट हमारी कहाँ पहुँच गई, Q प्राइम पर लाइट रे। सिमिलरली P के साथ होगा, ये भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी और ये कहाँ पहुँचेगी, P प्राइम पर। तो जो लाइट, जो हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से था कि P to Q, वो ऐसा हो गया। इधर वाला ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, इस तरह से हो गया। इट मीन्स यहाँ 180 डिग्री का डेविएशन आ गया टोटल, तो 180 डिग्री का चेंज यहाँ पर आया। तो ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हमारी इमेज को 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री के थ्रू टर्न कर देते हैं। इनका काफ़ी सारा यूज़ हम पेरिस्कोप या फिर जो हमारे दूरबीन वगैरह होते हैं उनमें करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन बेसिकली करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास TIR से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। ये PYQs हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला, स्टेट द क्राइटेरिया फॉर द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको दो कंडीशंस बतानी है, वो दोनों कंडीशंस मैंने बता रखे हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, वो दोनों कंडीशंस आपको लिखनी है। देखो 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस आ सकता है, राइट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर।
दोनों कंडीशंस मैंने बता रखी हैं, आप बता दो आराम से, है ना। सेकंड वाला कैसा आएगा, राइट द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ इंटरनल मीडिया ऑप्टिकल मीडिया। तो इसको भी मैंने अभी डिफाइन कर रखा था ना, साइन आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, तो बता रखा है ये, है ना। ऐसे ही 24 में क्या है, देखो, स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों कंडीशंस बताई हैं, डेंसर से रेयर जानी चाहिए, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद इसने क्या बोला, ड्रॉ द रे डायग्राम्स टू शो हाउ स्पेशली डिजाइन्ड प्रिज्म्स मेक यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू ऑब्टेन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट डेविएटिंग रेज 90 डिग्री एंड थ्रू 180। कितना इजी क्वेश्चन यार, अभी तो लास्ट स्लाइड में कराया था, इससे इजी और क्या चाहिए तुम्हें, है ना। सारे क्वेश्चंस वहीं मिल रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो सारे क्वेश्चंस यहीं मिल रहे हैं आपको, राइट। सबका सॉल्यूशन मिल रहा है, डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, कुछ अलग से करना ही नहीं यार, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। अब भी अगर आप फिजिक्स नहीं सीख पाए तो फिर आपको कोई फिजिक्स नहीं सिखा सकता, ये मेरी श्योरिटी है ना। बहुत सिंपल वे में करा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल वे में कराई जा रही है आपको। अभी भी फिजिक्स को अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर इससे और कोई ईजी मेथड मेरे पास तो नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि टॉपिक के साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी भी आपको समझ नहीं आया तो बेटा कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है ये है ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स की अगर हम बेसिकली बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर्स भी हमारा कहीं ना कहीं TIRs का ही एप्लीकेशन है, बट ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली क्या है, तो एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि जिसमें हम TIR का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हमारे प्लास्टिक, क्वार्ट्ज या फिर ग्लास के कुछ हमारे फाइन होल्स वायर्स होते हैं, उनमें हम फाइबर्स यूज़ करते हैं, फाइबर्स की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। ऑप्टिकल जो सिग्नल होता है हमारा, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, वो हमारा वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर इज अ टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद द डाटा ट्रांसमिशन यूजिंग लाइट पल्सेस। तो ये टेक्नोलॉजी है जिसमें लाइट पल्सेस यूज करी जाती हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रैवलिंग अलोंग विद अ लॉन्ग फाइबर विच इज यूजली मेड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास। तो जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं ये प्लास्टिक या ग्लास से मेड होते हैं और इनमें हम लोग बेसिकली लाइट पल्सेस के फॉर्म में डाटा को ट्रांसफर करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि फाइबर्स ही क्यों, ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करने की वजह क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो रीजन है, देखो यू कैन सी हियर मेटल वायर्स आर प्रेफर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एज द सिग्नल ट्रेवल विद द फ्यूअर डैमेजेस। मतलब सिग्नल में डैमेजेस नहीं होते हैं, सिग्नल कैन ट्रेवल इजीली थ्रू द फाइबर मटेरियल, राइट। उसमें एनर्जी लॉसेस बहुत कम होते हैं। एंड ऑप्टिकल फाइबर्स आल्सो अनअफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से भी अनअफेक्टेड है। अदरवाइज क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा तो किसी जगह पर बहुत ज़्यादा इंटेंस सिग्नल हो जाएगा, किसी जगह पर बहुत कम इंटेंसिटी होगी सिग्नल की, तो वहाँ पर इंटेंसिटी वेरी करेगी। दैट्स वाई ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड बिकॉज वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। सो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स यूजेस एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। TIR का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग बेसिकली यहाँ पर, और डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये कैसे TIR यहाँ पर यूज होता है वो आपको समझना है। ऑप्टिकल जो हमारी केबल्स हैं उनमें TIR को यूज कैसे करते हैं। तो देखो ये जो कोर है ना, ये कोर बेसिकली हमारा फाइबर होता है, ठीक है। और ये जो क्लैडिंग है ये हमारी एक अनदर मटेरियल से बनी होती है, और ये जो मटेरियल है बेसिकली फाइबर और जो क्लैडिंग, कोर और क्लैडिंग, कोर का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्लैडिंग के मटेरियल से। अब होता क्या है यहाँ पर कि सिग्नल जब हमारा इधर लाइट सिग्नल जो आ रहा है यहाँ से, तो जब ये जाके इसमें से ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है कोर से, तो कोर आपको पता है फाइबर है, बहुत कम डाटा लॉस करेगी, बहुत कम डैमेजेस होंगे डाटा के अंदर, सिग्नल के अंदर बहुत कम डैमेजेस होंगे, तो इजीली डाटा कैन ट्रांसफर देयर। अच्छा, उसके बाद जब ये क्लैडिंग पर जाके इंसिडेंट कर रहा होगा तो वहां पर क्या है, आपको पता है कि क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेस देन है किससे, कोर से।
अब क्लैडिंग का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से छोटा है, कोर से लेस देन है, तो अब क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमारा बेसिकली लाइट हमारी कहां से कहां जा रही है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो कोर से क्लैडिंग की तरफ गई है लाइट। अब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब डेंसर मीडियम है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब रेयरर मीडियम है। तो होता क्या है यहाँ पर, इस तरह से क्लैडिंग करी जाती है कि जो इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना लाइट का, वो हमारा किसी भी तरीके से क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का इस तरह से होता है कि किसी भी तरीके से जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ जो हमारा क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। उसके लिए आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से सेट करना पड़ता है। क्लैडिंग हमें उस मटेरियल से करनी पड़ती है जिससे कि लाइट जब हमारी इंसिडेंट करेगी किसी भी एंगल पर तो वो एंगल हमारा क्या हो, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। और क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे, लाइट हमारी टोटली रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आएगी, ये रिफ्लेक्ट होगी लाइट हमारी, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से फिर इधर रिफ्लेक्ट होगी, इधर रिफ्लेक्ट होगी एंड सो ऑन। ये डाटा हमारा इजीली ट्रांसफर हो पाएगा थ्रू TIR। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज करते हैं क्लैडिंग और कोर। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होना चाहिए कोर के कंपैरिजन में। कोर हमारी फाइब्रिक मटेरियल से बनी होती है जिसमें एनर्जी लॉसेस कम होते हैं। तो ये हमारी यूजेज है। अब इसकी कुछ रियल पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये जो वायर्स आप देख रहे हो, ये वायर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सब फाइबर केबल है, ये पूरी की पूरी फाइबर केबल है बेसिकली हमारी। अंदर ये हमारी कोर है और बाहर ये जो आप देखो, ये बाहर जो कलरफुल जो चीज़ें लगी हुई ये क्लैडिंग है। तो जब हमारा सिग्नल उसमें से ट्रांसफर करता है तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कोर के कंपैरिजन में। तो डाटा बार बार टोटली रिफ्लेक्ट होता रहता है। हमारा सिग्नल जो लाइट पल्सेस हैं वो रिफ्लेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उनके अंदर और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये रियल पिक्चर है, आप देखो कंप्यूटर में और एम्पलीफायर्स में या फिर जो हमारा इंटरनेट की केबल्स हैं आजकल जनरली, वो सब केबल्स, ये सारी की सारी जो केबल्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये सारी की सारी हमारी फाइबर केबल्स हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो आप, ये रियल पिक्चर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये रियल आपको फील मिलेगा कि डाटा हमारा ट्रांसफर कैसे हो रहा है ना। जब हमारा ये डाटा, जब हमारी पल्सेस, ऑप्टिकल पल्सेस इसमें से जाती है अंदर से, तो कैसे ट्रांसफर हो रही है। देखो यहाँ से एक सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल आया और ये सिग्नल आके यहाँ जाके इसमें कोर में से ट्रांसफर हुआ। जैसे ये हमारी, ये आप देखो ब्लू कलर की क्लैडिंग है, तो जैसे ही क्लैडिंग के सरफेस पर टकराया वहां पर इसने तुरंत एकदम रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट है फिर भी ये रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये TIR का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो ये एकदम से ऐसे हमारा सिग्नल ट्रांसफर होता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारी क्लैडिंग है ब्लू वाली, और जो ग्रीन वाली है, ग्रीन जो आप सिलिंड्रिकल ग्रीन कोर देख रहे हो, इसको कोर बोलते हैं। जो कोर होगी वो फाइबर से बनी होती है। तो इस तरह से डाटा हमारा इजीली ट्रांसफर हो पा रहा होता है। तो आप यहाँ पर रियल व्यू देख पा रहे हो कि कैसे TIR का कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज हो रहा है। क्लियर? तो ये ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड हमारे सारे का सारा कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑप्टिकल फाइबर से ही क्वेश्चंस है हमारे पास PYQs के, वो देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द फिनोमेना ऑफ TIR यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स। एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आप इजीली यहाँ से बता सकते हो। ठीक है। 28 देखो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो सिग्नल्स यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर्स। अभी मैंने डायग्राम बताया यहाँ पर, आप ये वाला डायग्राम बना दो या फिर ये वाला भी चल जाएगा, ये वाला डायग्राम बना दो। ठीक है, कोई सा भी एक डायग्राम बना दो, यही आपने बताना है। फॉर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 टू द रेयर मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2, प्रूव दैट N2 अपॉन N1 इज साइन आई। ये करा रखा है मैंने प्रूफ, है ना। कौन सा वाला? साइन आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। अब यहाँ पर क्या है, सो साइन आई सी तो होता था ना, साइन आई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका? डेंसर मीडियम का। तो ये डेंसर मीडियम यहाँ क्या हो जाएगा? म्यू N2 हो जाएगा, और रेयर के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली N1 हो जाएगा। यही प्रूफ करना है ना। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। अब हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, जो फोर्थ टॉपिक है रे ऑप्टिक्स की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। तो इसमें बेसिकली हमारे पास स्फेरिकल सरफेसेस होंगे जिनको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे या फिर कॉनकेव बोलेंगे। किसी भी तरह का, किसी भी शेप का सरफेस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। इस शेप में भी हो सकता है या फिर इस शेप में भी हो सकता है। ये हमारा कॉन्वेक्स शेप है, सॉरी ये कॉनकेव शेप है, और ये शेप हमारी बेसिकली कॉन्वेक्स है। तो ये किसी भी तरह की शेप हो सकती है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारे सरफेस, अब ये ट्रांसपेरेंट सरफेसेस होंगे, ठीक है। तो इन ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से जब लाइट को पास कराते हैं तो कैसे उनका रिफ्रैक्शन होता है, ये हमें यहाँ पर समझना है। तो अब ये कैसे आपको समझना है, इनका डेरिवेशन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसको हम बहुत डिटेल वे में करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम की बात करेंगे यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं हम अभी कॉन्वेक्स लेकर चल रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी में आपके फॉलो किया गया है। वैसे कॉनकेव में भी हो सकता है, कॉन्वेक्स में भी हो सकता है। मैं कॉन्वेक्स लेके चलूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए बात करी गई है, वो भी रेयरर टू डेंसर की बात की गई है। तो रेयरर टू डेंसर वाला मैं कराऊंगा। सिमिलरली डेंसर टू रेयरर होगा, उसका डायग्राम मैं बना के दूंगा। प्रूफ आपने खुद ने करना है, कैसे करना है वो आपको यहीं समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत अच्छा वेटेज है इसका। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, इधर का मीडियम हमारा डेंसर है, ठीक। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से लाइट रे हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर जाके जब ये इंसिडेंट करेगी तो आपको पता है कि यहाँ पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल जो ड्रॉ होगा हमारा बेसिकली, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो नॉर्मल हमारा कुछ ऐसा होगा। ये हमारा नॉर्मल ऐसा होगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेयरर से डेंसर। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ये हमारा इधर का मीडियम पूरा डेंसर है, ठीक। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डेंसर का, और ये इधर मीडियम हमारा कैसा है, रेयरर। ये हमारा कैसा है, डेंसर। तो आपको पता है ये नॉर्मल है हमारा। तो जब लाइट रे हमारी इंसिडेंट करेगी इसके ऊपर, तो रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो क्या होगा, ये बैंड हो जाएगी किधर, नॉर्मल की तरफ। और जब ये बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, तो ये ऐसे बैंड होकर और यहाँ कहीं जाके इमेज बनाएगी। एक लाइट रे हमारी इधर से जा रही होगी, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी इसकी। अच्छा, यहाँ पर हमने जो कन्वेंशन लिया है, जो अजम्पशंस है, वो ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अजम्पशंस मैं बता रहा हूँ क्या है। जो अजम्पशंस हम बेसिकली कभी पूछ लेता है कि स्फेरिकल फॉर्मूला में, स्फेरिकल सरफेसेस के फॉर्मूला डेरिवेशन में हमने कौन कौन से अजम्पशंस लिए हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन हमारा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम। अपर्चर हमारा काफ़ी छोटा है, ठीक है, ये अपर्चर हमारा काफ़ी छोटा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमारे अजम्पशंस हैं यहाँ पर। अच्छा, तो लाइट रे हमारी ऐसे आके और यहाँ इमेज बनाएगी दिस। सो हमने इसको मान लिया कि आई इमेज बन रही है यहाँ पर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन जाएगा हमारा एंगल ऑफ आर, जिसको हम रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। ऑब्जेक्ट वाला जो हमारी एंगल है उसको हमने अल्फा मान लिया। इमेज वाले को हमने मान लिया बीटा, इमेज वाले को हमने मान लिया बीटा। और इसको जो सेंटर है यहाँ पर, सेंटर, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, इसको हमने मान लिया गामा। ये डायग्राम आपको समझ लेना, क्योंकि इस डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है डायग्राम बनाना। अगर आप डायग्राम समझ गए तो सब कुछ हो जाएगा। रे डायग्राम अगर आपको आ गया तो आगे का डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान है। तो यहाँ तक समझ आ गया। एक लाइट रे गई, इंसिडेंट कर रही है यहाँ पर, क्योंकि ये रेयरर टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। तो ये ऐसी जानी चाहिए, तो ऐसे सीधी जानी चाहिए, तो बट ऐसी ना जाकर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई और यहाँ आके इसने इमेज बनाई, क्योंकि एक लाइट रे हमारी इधर से आ रही है, राइट। ये इमेज बन गई आई पर।
तो यहाँ से यहाँ तक ये सी, ये हमने माना ये हमारा है पॉइंट P जिसको हम पोल बोलते हैं, और यहाँ से हम बेसिकली एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ करा, इसको हमने M और N नाम दे दिया। ठीक है, जो कि P के बहुत करीब है, क्योंकि अपर्चर छोटा है तो और करीब होगा, तो हम M को P के इक्विवेलेंट मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें बेसिकली करना क्या है, तो देखो यहाँ से ये तो हो गया हमारा U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट तक का, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये हमारा सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये सब 10th में आपने पढ़ रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। और यहाँ से इमेज तक का डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा हमारा V इमेज डिस्टेंस। तो ये डायग्राम का पूरा आपको समझ आ गया सारी चीज़ें। अब बेसिकली हमें क्या करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, और ये रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये μ1 μ2 R1 R2, ठीक है, और जो यहाँ पर आप देख रहे हो U और B, ये जो 6 पैरामीटर्स आप देख रहे हो यहाँ पर, इन पैरामीटर्स में एक रिलेशन आएगा इस डेरिवेशन को करने के बाद, तो वो रिलेशन ही हमें ड्राइव करना है, उसी को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ये रिलेशन यहाँ पर हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है। अब देखिए जरा कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो उसको फाइंड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन हमारा है स्नेल्स लॉ। सो नाउ स्नेल्स लॉ यूज करूंगा मैं। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है, सो वी नो, अच्छा इसमें आपको एक चीज़ और समझनी है, ये डायग्राम के बारे में डेरिवेशन करने से पहले डायग्राम के बारे में लिखना है। मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखना है। तो आप लेट करोगे, लेट वी हैव अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, इन विच वन साइड लेफ्ट साइड देयर इज अ मीडियम विच इज रेयरर, in the right side the medium is denser, whose refracting indexes are μ1 and μ2. Object is placed in the rarer medium and the image is formed in the denser medium at point I, and the angles which are formed at object, image and center of curvature are alpha, beta and gamma, and angle of incidence is I, angle of refraction is R, and image object distance you can say like U, image distance is V, and radius of curvature of this spherical surface is R. इतनी चीज़ें आपको खुद से लिखनी है। जब ये आप लिख लोगे, आप लिख लेना, वीडियो को पॉज करके जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लो, क्योंकि यही सेम आपका आगे भी डेरिवेशंस में आपने लिखना है। जो आपका अभी रेयर से डेंसर मैं बता रहा हूँ, डेंसर से रेयर आपने खुद ने करना है, डायग्राम बना दूंगा, बाकी आप खुद करना। तो वी नो द स्नेल्स लॉ, क्या है स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो मैं एब्सोल्यूट, ये मैंने जो लिखा हुआ ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखूंगा मैं μ2 हमारा सेकेंड मीडियम का हो गया जिसमें लाइट जा रही है, और μ1 हो गया हमारा फर्स्ट मीडियम का, सेकेंड वाले का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो μ2 अपॉन μ1 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास अपर्चर है ये काफ़ी छोटा है, और अगर ये बहुत छोटा होगा तो I और R भी हमारे बहुत छोटे होंगे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एज एंगल I एंड एंगल R आर वेरी स्मॉल, सो व्हाट वी विल टेक हेयर, साइन आई को हम यहाँ पर इक्विवेलेंट लेंगे आई के, एंड साइन आर को हम इक्विवेलेंट लेंगे किसके, आर के। क्लियर, और जब हम ये करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा μ1 इंटू आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू आर, ये हमें मिल गया। इक्वेशन 1 हमने इसको नाम दे दिया। क्लियर, अब हमारा काम है आई और आर को फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा।
अल्फा बीटा गामा के टर्म में आई और आर को फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। देखिए जरा कैसे करेंगे, समझो ध्यान से। नाउ अगर मुझे आई निकालना तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ओ सी एन एन। इन ट्रायंगल ओ सी एन। ओ सी एन में अगर आप एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो एक्सटीरियर एंगल यहां पर आई है। एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर के सम के इक्वल होता है, इन दोनों इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल आई जो है हमारे पास, इट मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। आई मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। सो एंगल आई मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। ये हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें इन ट्रायंगल, which triangle? this one, ICN। जब ICN की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल हमारा गामा है। गामा किसके इक्वल होगा, R प्लस बीटा के। गामा मस्ट बी इक्वल्स टू R प्लस बीटा। और यहाँ से R की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, गामा माइनस बीटा। तो ये R मिल गया और इधर आपको यहाँ आई मिल गया। कैसे मिला ये आपको समझ आया। मैंने एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पर। एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल में ये है, इसका सम करेंगे तो ये अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगा। और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल मैंने लगाया कौन सा, आई ये रहा, सी हमारा ये रहा और एन ये रहा, इसमें लगाया। इसमें मैंने ICN ट्रायंगल में गामा एक्सटीरियर एंगल है तो गामा इज इक्वल्स टू दोनों इंटीरियर, दूर वाले इंटीरियर, ये वाला ये भी एक इंटीरियर बट इससे हमें लेना देना नहीं है, ये दूर वाले इंटीरियर, एक ये वाला और एक ये वाला इंटीरियर एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल है तो ये हमने निकाल लिया। अब ये दोनों वैल्यूज हमें पुट करनी है कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में जब हम रखेंगे तो आई की वैल्यू हमने क्या निकाली, अभी देखो आई की वैल्यू हमने निकाली थी अल्फा प्लस गामा, तो μ1 ये होगी अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू μ2। आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, देखते हैं जरा, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब इसको आगे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें आगे तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा हो गया, इधर μ2 गामा माइनस μ2 बीटा हो गया। इसको इधर ले आओ, अल्फा गामा को इधर ले आओ तो μ1 अल्फा माइनस वाला प्लस हो जाएगा μ2 बीटा इज इक्वल्स टू μ2 गामा माइनस μ1 गामा। ट्रांसफर किया, सिर्फ इधर उधर से ट्रांसफर हुआ बस। गामा यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचा हमारे पास μ2 बीटा मैंने आगे लिख दिया प्लस μ1 अल्फा पीछे लिख दिया इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 और ये मैंने गामा ले लिया कॉमन। अब ये इक्वेशन सेकंड दे दी मैंने यहाँ। अब देखो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये भी मेरे अननोन है। अल्फा बीटा गामा आई और आर ये सब अननोन ही तो थे, ये कोई नॉन नहीं है। नॉन तो सिर्फ ये वैल्यूज है μ1 μ2 r1 r2 u एंड v, ये नॉन वैल्यूज है, इन्हीं में रिलेशन आना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर अल्फा बीटा गामा निकालने हैं यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मैं ट्राइंगल OMN की बात करूँ, OMN, तो आप देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लग जाएगा। सो नाउ इन ट्राइंगल, OMN tan अल्फा अगर मैं अप्लाई करूं तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अपर्चर हमारा स्मॉल है तो सारे एंगल्स बहुत छोटे छोटे हैं। सो यहाँ पर जो tan अल्फा की वैल्यू हमारी आ रही है वो क्या आएगी, देखो जरा, परपेंडिकुलर MN अपॉन बेस MO, परपेंडिकुलर हो गया MN अपॉन बेस हो गया MO। अब ये MN अपॉन MO, M हमारा बेसिकली कहाँ है, P पर ही लाई कर रहा है। M देखो इट इज वेरी क्लोज टू P, इफ अपर्चर इज स्मॉल देन P के इक्वल हो जाएगा।
तो ये जो एम ओ है इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, एम एन तो एम एन रहने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट एम ओ को हम लिख देंगे पी ओ। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेसिकली हम पी से मेजर कर रहे हैं सारी, ये यहाँ से मेजर हो रही है। अब एम और पी हमारे कोइंसाइड कर रहे हैं लगभग, अगर अपर्चर स्मॉल होगा तो और छोटा हो जाएगा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम सारा का सारा पी से मेजर करेंगे। अब ये आ गया। सिमिलरली अगर हम देखें टेन बीटा क्या हो जाएगा कौन से ट्राइंगल में, इस वाले में, आई एम एन में टेन बीटा हो जाएगा एम एन अपॉन एम आई हो जाएगा पी आई। तो टेन बीटा, जिसको हम बीटा बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन एम आई, और एम आई क्या लिखा जा सकता है, एम एन अपॉन पी आई। ठीक। एंड सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें किसकी, टेन गामा की, तो टेन गामा हमारा क्या आएगा, देखो जरा, टेन गामा यहां से क्या मिलेगा, एम सी, आई मीन एम एन अपॉन एम सी, एम एन अपॉन एम सी। एम एन कहाँ है, ये रहा परपेंडिकुलर, और एम सी कहाँ है, ये रहा हमारा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, टेन गामा इज इक्वल्स टू गामा विच इज एम एन अपॉन एम सी। अब एम एन अपॉन एम सी क्या है, एम एन बेसिकली क्या है हमारा, एम एन तो एम एन रहना, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, कट जाएगा अभी। एम सी हमारा हो गया पी सी। ठीक। नाउ ये वैल्यूज हमें पुट करनी है सारी की सारी कहाँ पर, इक्वेशन सेकंड में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब जब हम इक्वेशन सेकंड की हेल्प लेंगे यहां पर, तो देखो म्यू टू तो ऐसे ही रहेगा, बीटा हमारा कितना है, एम एन अपॉन पी आई, ठीक है, प्लस म्यू वन हमारा क्या है, तो ये एम एन अपॉन पी आई हो गया, क्या हो गया, ये बीटा यहाँ रखा हमने। अब अल्फा की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू वन, अल्फा हमारा कितना है, एम एन अपॉन पी ओ, एम एन अपॉन पी ओ इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, और गामा की वैल्यू क्या है, एम एन अपॉन पी सी, एम एन अपॉन पी सी। एम एन से एम एन कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, और अगर ये एम एन हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा म्यू टू अपॉन पी आई। बेटा ध्यान से देखना, अब म्यू टू अपॉन पी आई को हम क्या लिख पा रहे हैं यहाँ पर, पी से लेकर आई तक का डिस्टेंस, पी आई ये हो गया बेटा यहाँ पी से लेकर आई तक का डिस्टेंस बी, ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस हो गया v। और ये क्योंकि राइट साइड है तो साइन कन्वेंशन यूज करना है, साइन कन्वेंशन मैंने 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। किसी भी सरफेस के राइट साइड की डिस्टेंस इज पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, अबव ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। तो अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, नीचे ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, नीचे नेगेटिव हो गई, ऊपर पॉजिटिव हो गई, ये साइन कन्वेंशन है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा v हो जाएगा, पी आई हमारा क्या हो जाएगा, v प्लस म्यू वन अपॉन पी ओ हमारा क्या ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है u, बट ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड है, तो माइनस u हो गया, इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, और ये एम एन तो कट गया, अपॉन पी सी क्या है बेसिकली, ये हमारा क्या है, P से लेकर C तक रेडियस है, P से लेकर C तक क्या है, ये रेडियस है। आप देखो यहाँ डायग्राम में R है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस R, तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लो, म्यू टू अपॉन V माइनस म्यू वन अपॉन U इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन R। ये हमारा इम्पॉर्टेंट रिलेशन आया है किसमें, इस फॉर्मूले के अंदर। ये जो हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस था उससे रिलेटेड ये हमारा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हम इस पूरे में म्यू वन से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय म्यू वन। तो जब हम पूरे को म्यू वन से डिवाइड करेंगे तो म्यू टू अपॉन म्यू वन बचेगा, ये हो जाएगा वन म्यू टू बेसिकली अपॉन वी। म्यू वन अपॉन म्यू वन करोगे तो वन अपॉन यू रह जाएगा, और ये वन म्यू टू हो गया माइनस वन अपॉन आर हो जाएगा। ये कहाँ से आया,
डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्या कर दिया, यहाँ पर जो 1 μ2 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली क्या हो गया, μ2 अपॉन μ1 को मैंने 1 μ2 लिख दिया। जब मैं डिवाइड करूँगा μ1 से, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा μ1 से तो μ2 अपॉन μ1 आएगा, इसको करूँगा तो μ1 अपॉन μ1 आएगा, 1 हो जाएगा। इसको करूँगा तो μ2 अपॉन μ1 आएगा, तो ये हमारा μ2 अपॉन μ1 1 μ2 लिख दिया, और μ1 अपॉन μ1 क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला बन गया। तो बहुत बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आप अपनी बुक में देखोगे तो बहुत बार आपको सिर्फ म्यू मिलेगा, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। अब यहाँ पर म्यू क्या है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयरर के रिस्पेक्ट में। म्यू क्या है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका रिलेशन आ गया, इंपॉर्टेंट रिलेशन था। अब ये मैंने अभी डेंसर रेयरर से डेंसर में लाइट को भेजा था, सेम चीज़ आप डेंसर से रेयरर में भी कर सकते हो। डायग्राम बना रहा हूँ, पूरा का पूरा डेरिवेशन खुद करना है। क्या करो, पूरा का पूरा उसको घुमा दो ऐसे, बस और कुछ नहीं करना। जो अभी हमने सरफेस लिया था उसको टर्न करा दो, सिर्फ पूरा सरफेस आपने सिर्फ और सिर्फ टर्न करा देना, बस ऐसे घुमा दिया। तो अब जो लाइट रे हमारी जा रही होंगी वो कहाँ से कहाँ जा रही हैं, डेंसर से ही जा रही हैं। तो यहाँ से लाइट रे हमारी ऐसे इंसिडेंट करेगी, ठीक है। यहाँ हमारा नॉर्मल होगा, कहीं यहाँ नॉर्मल होगा। अब ये डेंसर मीडियम है, ये μ2 हो गया, ये हमारा μ1 हो जाएगा, रेयरर मीडियम है, ठीक। तो डेंसर से रेयर जाएगी तो आपको पता है ये नॉर्मल था हमारा, ये नॉर्मल अगर है तो आप कहाँ जानी चाहिए लाइट, ये लाइट रे हमारी अवे जानी चाहिए। किसके अवे, इस नॉर्मल के अवे। तो अगर ये हमारा नॉर्मल है बेसिकली, तो ये लाइट रे हमारी ऐसे टर्न होगी, इधर की तरफ जाएगी। इधर की तरफ जाएगी तो इसको जब आप बैक लेकर आओगे तो आप देखोगे यहाँ कहीं इमेज बनेगी इसकी पीछे, यहाँ कहीं इमेज बन जाएगी इसकी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इमेज बन जाएगी। तो अब बस यही करना, ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, यहाँ इमेज बन गई, ये वर्चुअल इमेज बन जाएगी, है ना, क्योंकि डेंसर से सॉरी ये डायग्राम आपका थोड़ा सा रिवर्स हो गया है। आप इसमें क्या करोगे, ये डेंसर से रेयर जा रही है ना, दैट इज वाई। ओके फाइन, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम लोग यहाँ पर ये दोबारा करेंगे, ठीक है। यस, तो डेंसर टू रेयर मीडियम जो हमारा बनेगा बेसिकली वो क्या होगा, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, पूरा मीडियम हमारा ऐसा हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर लाइट रे हमारी यहाँ से ऐसे इंसिडेंट करेगी, ये डेंसर मीडियम है, नॉर्मल यहाँ होगा, दिस इज नॉर्मल। अब इससे अवे जाएगी लाइट, तो ऐसे जाके यहाँ कहीं इमेज फॉर्म होगी, लाइक दिस। यहाँ इमेज बन जाएगी हमारी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सी हो गया, ये इमेज हो गया। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे आप। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेट करा था, μ2। रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, μ1। तो ये आपने बनाना है। यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। इंसिडेंस एंगल क्या होगा, ये इंसिडेंस एंगल आई बन गया, ये एंगल ऑफ आर हो गया, ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा गामा। अब यहाँ से आप सारी की सारी डिस्टेंसेस यूज़ करके, और जो स्नेल्स लॉ मैंने यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूले पुट करने हैं और वैल्यूज़ निकालनी है एंगल की। और ये सारी वैल्यूज जब आप निकालोगे और यूज़ करोगे तो आराम से इस डेरिवेशन को कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेंसर टू रेयरर का डायग्राम मैंने बना दिया है। परफॉर्म आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन एग्जैक्टली उसी तरह से करना जो मैंने रेयरर टू डेंसर कराया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।